नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता समाचार, जनता के लिए जनता की आवाज। तो आइए नजर डालते हैं शहर और देश प्रदेश की कुछ खास खबर। बिहार विधानसभा रिजल्ट आने के बाद गुरुवार को नीतीश कुमार ने जदयू के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ मीटिंग की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सीएम के सवाल पर चौंकाने वाला जवाब दिया। उन्होंने खुद को सीएम बनने के फैसले पर कहा कि मैंने मुख्यमंत्री बनने का दावा नहीं किया है। इस पर फैसला एनडीए में शामिल पार्टियां करेंगी कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्होंने बताया कि अभी शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय नहीं है। कल चारों घटक दलों की बैठक होगी, जिसके बाद चर्चा में सारी चीजें तय की जाएंगी। बिहार विधानसभा चुनाव की जीत के बाद केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्रिपरिषद का जल्द से विस्तार होने जा रहा है। नई परिस्थितियों में जदयू केंद्र सरकार में शामिल हो सकती है ताकि एनडीए को मजबूती प्रदान की जा सके। इसके अलावा भाजपा भी अपने प्रमुख नेताओं को इसमें जगह देगी। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले मंत्रिपरिषद विस्तार की संभावना है। केंद्र सरकार ने अकाली दल की हरसिमरत कौर के हटने के लोजपा नेता रामविलास पासवान के निधन के बाद एनडीए की मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी भाजपा तक सीमित रह गई है। मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री के रूप में अकेले रिपब्लिकन पार्टी के नेता रामदास अठावले और गैर भाजपा दलों के एकमात्र प्रतिनिधि बचे हैं। बिहार में 5 विधायक जीतने के साथ ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पूरे जोश में है। पार्टी को बिहार में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा भी मिल जाएगा और वो शीघ्र ही उनकी नज़र बंगाल में होने वाले आगामी चुनाव और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी होगी। हाँ बिल्कुल, 2022 में उत्तर प्रदेश में एमआईएम दोबारा चुनाव लड़ेगी। सुनिए, दोबारा चुनाव लड़ेगी। पहले जो कमजोरियां थी हमने थोड़ा उसको दूर किया है। बड़ी ताकत के साथ लड़ेगी। किसके साथ जाएंगे नहीं जाएंगे वो वक्त ही बताएगा, मगर हम तो लड़ेंगे। बंगाल। हाँ, बंगाल भी क्यों? अरे भाई, हर जगह लड़ना चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी, हम के एनजीओ है कि सेमिनार करा के पेपर प्रेजेंट कर दें। पॉलिटिकल पार्टी है, लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? लड़ना चाहिए भाई। भारत की जमहूरियत को मजबूत करना है और भारत की जमहूरियत में जो सेक्शन की आवाज नहीं है उस आवाज को पहुंचाना जरूरी है। तो उसमें क्या बुरी बात है? लड़ना चाहिए। जीतेंगे हारेंगे वो तो जनता तय करेगी, अल्लाह बताएगा, मगर लड़ना तो जरूरी है ना। सर आप चाहते हैं कि ये पटाखा व्यापारियों के आक्रोश को देखते हुए भाजपा के कैंट विधानसभा क्षेत्र के विधायक अशोक रोहाणी जी ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे और उन्होंने कलेक्टर से मांग की कि असमंजस की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। नगर निगम सीमा के क्षेत्र के अंदर की बात करें तो कलेक्टर साहब ने कहा कि मेरी एक मर्यादा है, एक सीमा है और मैं इस विषय में कुछ भी नहीं कह सकता। ऊपर के जो आदेश हैं उसका पालन किया जाए और आगे की रणनीति हम लोग बना रहे हैं और उस पर जवाब दिया जाएगा। दुकानें नहीं लगने के लिए और पटाखे नहीं फोड़ने के विषय में कलेक्टर महोदय ने अपना जो एनजीटी का आर्डर है उसको हमसे अवगत कराया है और निश्चित रूप से उसको भी देखते हुए पालन करते हुए कलेक्टर महोदय ने बोला कि दुकानें जो हैं शहरी सीमा से बाहर भले लगे, उसमें कोई इसमें नहीं है, लेकिन जबलपुर शहर में नगर निगम सीमा के अंतर्गत शहरी सीमा के से जुड़े हुए वहाँ लगे। व्यापारियों की जो पहले से पटाखों का क्रय हो चुका है और विक्रय में जो परेशानी हो रही है उससे निश्चित रूप से इनको लाभ मिलेगा। अभी तक तो यह आर्डर था कि एक भी जगह पे दुकान नहीं होगी, तो कटोंदा के पास जो है वहाँ पे सभी लोग लगाएंगे दुकान, तो निश्चित रूप से इससे मध्य प्रदेश में देवास के सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। इसी वजह से आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। धनतेरस के दिन सांसद सोलंकी जैसे ही अपने कार्यालय से बाहर निकले, उनके सामने एक नेत्रहीन महिला और उनका परिवार ठेले पर दिए बेच रहा था। जैसे ही उनकी निगाह उस गरीब परिवार पर पड़ी तो उन्होंने जाकर ठेले पर रखे सभी दियों की कीमत पूछी और सभी दिए खरीद लिए। इंसानियत की एक मिसाल पेश की। साथ ही दिए वाले को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की। सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि यह दिए कार्यालय में गरीब लोगों में वितरित किए जाएंगे और मैं चाहता हूं कि समाज के हर गरीब तबके के व्यक्ति को इसका लाभ मिले। दिवाली त्योहार के पहले जयपुर पुलिस एक्शन में है। जयपुर ईस्ट पुलिस ने प्रतापनगर क्षेत्र में स्थित कुछ अपार्टमेंट्स में गुरुवार के तड़के 3 बजे छापे मारे और वहां से करीब 30 युवक और युवतियों को हिरासत में ले लिया। सभी को थाने में लाके पूछताछ की जा रही है। वहां से बड़ी संख्या में वाहन भी मिले हैं जो चोरी के बताए जा रहे हैं।
पूरे मामले को लेकर युवक और युवतियों से पूछताछ की जा रही है। दोपहर तक इस पूरे मामले पर बड़े स्तर का खुलासा करने की पुलिस तैयारी कर रही है। दरअसल प्रतापनगर स्थित कुछ अपार्टमेंट में कुछ संदिग्ध लोगों के रहने की सूचना पुलिस को कुछ दिनों पहले मिली थी, लेकिन चुनाव, पुलिस भर्ती परीक्षा और अन्य आयोजनों के चलते पुलिस एक्शन नहीं ले सकी। इसके बाद आज तड़के 3 बजे प्रतापनगर, सांगानेर समेत 4 थानों का पुलिस जस्ता जब वहां पहुंचा तो वहां 2 बड़े अपार्टमेंट की सर्च शुरू की गई। एक एक कमरा खुलवाकर पुलिस ने युवक और युवतियों के दस्तावेज मांगे। 5 घंटे की सर्च के बाद करीब 30 युवक युवतियों को हिरासत में लिया गया। उनको प्रतापनगर थाने ले जाया गया। वहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है। मौके पर जो पुलिस अफसर पहुंचे उनका कहना है कि अधिकतर लिव इन में रह रहे थे। उनके पास किसी तरह के कोई दस्तावेज नहीं मिले। कुछ तो फ्लैट को किराए पे लेके रह रहे थे और कुछ खाली फ्लैट्स के लॉक तोड़कर उसमें रह रहे थे। इस रेड के बाद डीसीपी ईस्ट राहुल जैन ने बताया कि जो युवक और युवतियां हिरासत में लिए गए हैं उनके बारे में एक टॉपिक महत्वपूर्ण है कि वे ना तो विद्यार्थी हैं, ना किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ना जयपुर के रहने वाले हैं और ना ही यहाँ किसी जगह काम कर रहे हैं। सभी के पास जयपुर में रहने के कोई कारण नहीं है। इनमें से अधिकतर वाहन चोरी, नशे और अन्य आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं। 20 से ज़्यादा वाहन मिले हैं जिनके दस्तावेज इनके पास नहीं है, वाहन चोरी के लग रहे हैं। डीसीपी जैन ने बताया कि नशे और अवैध हथियार के एंगल से भी जांच की जा रही है। पुलिस को कुछ सूचनाएं मिली हैं। वहां कुछ युवतियों के बारे में प्रदेश के पुलिस थानों में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज है। उनमें से भी कुछ के यहां होने की जानकारी मिली है। फिलहाल पूछताछ जारी है। मध्य प्रदेश के नदी संरक्षण न्यास के अध्यक्ष रहे कंप्यूटर बाबा को गिरफ्तारी से राहत नहीं मिल पाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के अनुविभागीय दंडाधिकारी एसडीएम ने नामदेव दास त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है। एसडीएम राजेश राठौर ने कंप्यूटर बाबा की ओर से पेश जमानत आवेदन पर सुनवाई के बाद उसे निरस्त कर दिया। दरअसल कंप्यूटर बाबा 8 नवंबर से जेल में बंद है। जिला प्रशासन ने उनके आश्रम और अन्य स्थानों से अतिक्रमण हटाने के दौरान शांति भंग करने की आशंका से चलते कंप्यूटर बाबा को गिरफ्तार कर लिया था। तब से वे जेल में। वही प्रशासन ने उनके आश्रम और अन्य स्थानों से अतिक्रमण हटा दिया है। इस बार कोरोना वायरस महामारी के चलते दिवाली का त्योहार की रौनक कुछ फीकी सी है, लेकिन फिर भी लोगों के बीच त्योहार को लेकर उत्साह और जीवन के प्रति सकारात्मक नजरिया देखने को मिल रहा है। इस बार धनतेरस के लिए एक दिन पहले ही बाजारों में काफी चहल पहल देखी जा रही है। इस साल ये त्योहार 13 नवंबर को यानी शुक्रवार को मनाया जाएगा। ऐसे में दीपावली के एक दिन पहले ही धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है। धनतेरस में भगवान धनवंतरी, माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन नए सामान खरीदने के साथ दक्षिण दिशा में दिया भी जलाया जाता है। आइए जानते हैं क्या है इसका पौराणिक महत्व। माना जाता है कि इस दिन कुछ भी खरीदना शुभ होता है और धन संपदा में वृद्धि होती है, इसलिए इस दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धनवंतरी भी इस दिन अवतरित हुए थे, इसी कारण से इसे धनतेरस कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि देवताओं व असुरों द्वारा संयुक्त रूप से किए गए समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त हुए 14 रत्नों में से धनवंतरी व माँ लक्ष्मी भी शामिल है, इसलिए इस दिन धन त्रयोदश भी कहते हैं। भगवान धनवंतरी कलश में अमृत लेकर निकले थे, इस कारण इस दिन धातु के बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। मान्यता के अनुसार पूजा पाठ के बाद दक्षिण दिशा में दीपक जलाकर रखना चाहिए। यह दीपक यमराज को नमन करने के लिए जलाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दक्षिण दिशा में दीपक जलाकर रखने से घर में किसी भी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती है और साथ में घर में सभी प्रकार की नकारात्मकताएं बाहर चली जाती हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तो बने रहिए जनता समाचार के साथ। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।